का जो लेक्चर है वो हमारा है अबाउट स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी सबसे पहले इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। स्ट्रेन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास कि स्ट्रेन एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एनी मटेरियल विच इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी आपके पास बेसिकली इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, जो इंटरनल एनर्जी आपके पास किसी भी मटेरियल में स्टोर्ड होती है जब उस पर लोड अप्लाई हो या वो लोडेड हो, लेकिन साथ में ये बताया गया है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि अगर आप उसको लोड अनलोड करें, लोड हटा दें, तो वो दोबारा अपनी पोजीशन गेन कर ले। ठीक है, लेट सपोज कोई भी एक मटेरियल है, उसको मैं दोनों साइड से पुल करता हूं तो वो थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे रबड़ बैंड आप ले लें, लेकिन जब आप उसको वापस छोड़ दें दोनों साइड से, यानी जो वो पुल एक्सियल पुल आप लगाते हैं वो आप हटा दें, तो वो वापस अपनी जगह पे अपनी पोजीशन गेन कर लेता है। इसे कहते हैं ये मटेरियल मेरे पास विद इन द इलास्टिक लिमिट था। लेकिन अगर मैं इस रबड़ को इतना पुल करूं कि ये वापस अपनी जगह पे ना आए, तो वो आपके पास विद इन द इलास्टिक लिमिट नहीं, वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट चला जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी होती है, बेसिकली जब भी आपके पास किसी मटेरियल पे लोड लगता है तो उसके अंदर कुछ वर्क डन होता है। उस बाहर के वर्क की वजह से, बाहर की लोड की वजह से मटेरियल के अंदर जो वर्क डन होता है, इंटरनल एनर्जी जो वहां पे स्टोर होती है, उसे बेसिकली कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्क डन बाय अ लोडेड मटेरियल। जैसे मैंने आपको कहा कि जो आप इंटरनली एक्सटर्नल वर्क की वजह से जो इंटरनल वर्क डन होता है, उसे भी स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द लोड अप्लाइड। तो ये आपके पास बेसिकली लोड अप्लाइड पे डिपेंड करती है। मतलब जितना आपके पास बाहर से आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे, ठीक है, उतना ही उसी के अगेंस्ट आपके पास इंटरनल वर्क डन होगा। When the load is removed, the material will regain its original shape। तो ये वही बात हुई कि आपके पास विद इन द इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। तो अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर हो तो इसका मतलब ये है कि जब आप लोड रिमूव करेंगे तो ये अपनी शेप जो है दोबारा ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। इसे हम डिनोट करते हैं लेटर यू से। ठीक है, और इसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन मीटर। मैथमेटिकली अगर इसको हम देखें तो मैथमेटिकली जो स्ट्रेन एनर्जी है वो हमारे पास यू से डिनोट होती है, और इसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E इंटू वी। ठीक है, तो ये स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला है, वेयर सिग्मा इज स्ट्रेस इन द मटेरियल। सिग्मा हमारे पास स्ट्रेस है मटेरियल में, जो कि ऑलरेडी हम स्ट्रेस पढ़ चुके हैं। ई जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, और वी जो है यहाँ पे वो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है। तो ये तीन चीजें अगर आपके पास हों तो आप इजीली स्ट्रेन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास अगर डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट लोडिंग टाइप्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, तो वो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट केस है हमारा, अगर आपके पास स्ट्रेन एनर्जी एक्सियल फोर्स के केस में हो, अगर कोई एक्सियल फोर्स लगी है, ठीक है, एक्सियल पुल या एक्सियल पुश, ठीक है, जब एक्सियल फोर्स आपका लगा हो तो उस केस में आपके पास जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो क्या होगी। ये अगर आप देखें यहाँ पे, ये एक मटेरियल है जिसपे ये एक एक्सियल पुल यानी एन जो है लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी लेंथ एल थी, जब इस पे लोड लगा तो उसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफॉर्मेशन आई, तो वो उसको डेल्टा का नाम दे दिया है। तो इसकी जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई तो ये इसकी बन गई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये रेड कर्व आपको नजर आ रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये अगर आप देखें तो ये आपका इंटरनल वर्क एक्सटर्नल वर्क यानी स्ट्रेन एनर्जी जो है, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क या वर्क डन जो है वो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी की इक्वल है, जो एब्जॉर्ब होती है इंटरनली किसी भी बॉडी में। तो अगर आप देखें डेफिनेशन में कहा गया था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट तक आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट रहती है, उसके बाद फिर वो कर्व बन जाती है। ठीक है, कर्व हो जाती है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर देखें तो ये हमारे पास इंटरनल वर्क डन जो है, या जो वर्क डन है
स्ट्रेन एनर्जी वो हमारे पास इक्वल होती है एरिया अंडर द कर्व की। तो यहाँ पे अगर आप एरिया अंडर द कर्व देखें तो ये ट्रायंगुलर एरिया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ आपका हाफ है, बेस अगर देखें एप्सिलॉन यानी स्ट्रेन है, और हाइट आपका जो है कोई ना कोई स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे ये बेस स्ट्रेन की वैल्यू होगी और हाइट आपके पास या परपेंडिकुलर जो है वो करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी जगह हम यू नॉट की जगह हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कर देते हैं इंटू डीवी। फिर अगर हमें हुक्स लॉ के मुताबिक उसको अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें पता है कि हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की इक्वल है। ठीक है, ये उसी रिलेशन से कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, और वहां से अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालें तो वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां से हम स्ट्रेन की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो वो ये स्ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ आ जाएगी। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे ये जो स्ट्रेन है आपके पास, इसकी जगह स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पुट करेंगे, तो एक स्ट्रेस पहले से था, एक आपके पास ये वाला हो गया, तो ये स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमें पता है कि ये स्ट्रेस जो है हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी अगर कोई फोर्स लगी हुई है किसी भी मटेरियल पे, तो उस फोर्स का एरिया के साथ जो रेशो है वो हमारे पास बेसिकली होता है स्ट्रेस। तो यहाँ पे फोर्स जो हमारी है वो एन लगी हुई है, तो एन डिवाइडेड बाय एरिया ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है इसकी जगह हम एन बाय ए पुट करेंगे, तो 1/2 ये ई बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इन स्ट्रेस का स्क्वायर था, तो एन बाई ए होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डीवी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिफरेंशियल वॉल्यूम है डीवी, ये है हमारे पास डिफरेंशियल वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम ये जो है लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ से हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ, कभी भी जब भी आप किसी मटेरियल का एरिया लें मल्टीप्लाई बाय उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उसका वॉल्यूम बन जाता है। तो यहाँ पे डीवी को हम जो है एरिया इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये नीचे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर होगा, ये एक एरिया जो है इस ए के साथ कैंसल आउट होके, तो आपके पास जो स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन बनेगा वो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 EA इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास किसी मटेरियल पे एक्सियल फोर्स लगा है उस केस में आप जो है इस टाइप का स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस जो है वो बेंडिंग का केस है कि अगर आपके पास बेंडिंग हो रही हो तो उस केस में जो है क्या होगा। तो बेंडिंग के केस में हमारे पास अगर देखा जाए बाकी तो सेम, यहाँ तक तो आपके पास ये जो है यहाँ तक आपके पास सेम वही रहेगा। इसके बाद जो चेंजेस आएगी वो ये होगी कि हमारे पास इस केस में बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बी जो बेंडिंग स्ट्रेस था वो हमारे पास इक्वल था एम वाई बाय आई के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सिग्मा की जगह क्या पुट करना है, बेंडिंग के केस में एम वाई बाय आई। तो यहाँ पे एम वाई बाय आई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सिग्मा स्क्वायर है, और ये ई जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा 2E हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर हो जाएगा, और इस डी को हम डी ए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। फिर जब आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर, ये जो वाई स्क्वायर है इसका इंटीग्रल हमने अलग ले लिया, इंटू डी ए हमने कर दिया, तो ये जो हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ये हमारे पास इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो इसकी जगह अगर हम आई लिख दें तो ये एक आई के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे हमारे पास सिर्फ एक आई रह जाएगा। तो ये रिलेशन अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, इंटीग्रल ऑफ एम स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई 2EI स्क्वायर। तो एक आई नीचे वाले आई के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इस केस में यानी बेंडिंग के केस में जो स्ट्रेन एनर्जी बनेगी वो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI इंटू डी एक्स यहाँ ऐसे बनेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्जन का केस। अगर हमारे पास टॉर्जन आ रही हो
तो उस केस में हमारे पास जो है स्ट्रेन एनर्जी क्या आएगी। ठीक है, टॉर्जन का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट, इसके बाद आई थिंक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉर्जन से रिलेटेड है। इसके बाद है कि उससे नेक्स्ट लेक्चर है वो टॉर्जन से रिलेटेड है, तो डिटेल में टॉर्जन के बारे में हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन टॉर्जन बेसिकली आपका क्या होता है कि कोई भी कपल मूवमेंट लगा हो जिसकी वजह से ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास रॉड है, कोई भी, जिस तरह आप अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी देखें तो आपके पास जो कोई भी जो कपड़ा होता है या कोई भी कागज है, ठीक है, या कोई भी रबड़ की चीज है, तो उसको अगर आप ट्विस्ट करें, यानी एक हैंड और दूसरे हैंड की डायरेक्शन डिफरेंट रखें, एक हैंड क्लॉकवाइज जाए दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाए, ठीक है, तो अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट तो वो ट्विस्ट बन जाता है। ठीक है, जिस तरह अगर आप देखें जो आपकी रस्सी बनती है, रस्सी, ठीक है, दो तीन रस्सियां मिलके जब उसको आप आपस में वो करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो उससे एक बड़ी रस्सी बनती है, तो इसे कहते हैं ट्विस्टिंग इफेक्ट। तो उस केस में हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्जन प्रोड्यूस होती है। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। तो जब टॉर्शनल शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, तो जब टॉर्शनल शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है तो उसका ग्राफ हम ये टॉर्शनल शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, और ये हमारे पास एंगल हो गया जिस एंगल से वो हमारे पास ट्विस्ट हो रहा है। तो इसके दरमियान हमारे पास ये जिस तरह वहां स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनती थी, इसमें आपके पास ये वाली कर्व बनेगी। तो वहां पे अब आपके पास हाफ सिग्मा इंटू स्ट्रेन था, यहाँ पे हाफ टा इंटू गैमा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यू नॉट की जगह हाफ टा इंटू गैमा हो जाएगा। फिर अगर देखें वहां पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई था, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, जी हो जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू टा बाय गैमा आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम गैमा की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास टा बाई जी हो जाएगी। तो यहाँ पे गैमा की जगह टा बाई जी पुट करें तो एक टा पहले से था, ठीक है, और एक टा बाद में आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी। लेकिन ये जो टा है ये हमारे पास इक्वल है टी रो डिवाइडेड बाई जे। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये हम टॉर्जन का जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे टी जो है आपके पास ये कपल मोमेंट, ठीक है, ये जो आपके पास लोडिंग होती है ये हो गई, इनटू डिस्टेंस है ये आपके पास, और जे जो है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, जब भी आपके पास एंगुलर कोई चीज हो जिसमें एंगल आ जाए तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो ये टा की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2g तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये टा स्क्वायर है तो ये जो आपके पास यहाँ पे टी रो डिवाइडेड बाय जे है इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू डीवी। इसको फर्दर आगे देखेंगे तो ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपके पास रो स्क्वायर, और डीवी को हम डी ए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रल ऑफ रो स्क्वायर इंटू डी ए जो है ये हमारे पास इक्वल होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे के इक्वल। तो इसकी जगह अगर हम जे पुट करें तो हमारे पास ये जे इस एक जे के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी जे इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी जे इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी होगी टॉर्जन के केस में। अगर आपके पास टॉर्जन हो रही है तो उस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास है वो शेयर के केस में अगर स्ट्रेन एनर्जी है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये तो आपके पास सेम वही पुराने उससे आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी शेयर है तो शेयरिंग स्ट्रेस अब आपके पास आएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये जी भी वही रहेगा, तो ये रिलेशन आपका यहाँ तक सेम वही रहेगा जो कि पिछली स्लाइड पे हो गया है, हाफ टा स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू डी। तो शेयर के केस में आपके पास जो टा की वैल्यू आती है वो होती है बी क्यू डिवाइडेड बाई आई टी। तो ये जो टा है यहाँ पे आप वी क्यू डिवाइडेड बाई आई टी यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास वी क्यू डिवाइडेड बाई आई टी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, इसे फर्दर करेंगे तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आई टी। ठीक है, तो ये आपके पास 1 यानी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी इंटीग्रल ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई टी इंटू डी ए। इसको अगर आप देखें तो ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये आपके पास इक्वल होता है के बाई ए। ठीक है,
तो के आपका स्टिफनेस है, ए आपका एरिया है, तो ये इसकी इक्वल होता है। इसकी जगह अगर आप के बाई ए पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 GA इंटू dx। तो ये आपका बेसिकली था स्ट्रेन एनर्जी का थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, मेन जो आपने याद रखना है वो जो हमने पेरी रिलेशन स्ट्रेन एनर्जी की पढ़ी है, तो मैक्सिमम आपके प्रॉब्लम जो है उसी से आपके सॉल्व होंगे। पहला आपका प्रॉब्लम है कि स्टील बार 50 mm into 50 mm in cross section and 30 meter in length is subjected to an axial pull of 140 kilonewton. Calculate strain energy stored in a bar. Also find extension in the bar. Take E is equal to 200 gigapascal. तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर इसमें देखें गिवन डेटा को अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेंथ है वो 3 मीटर, जो कि हमारे पास हो जाएगा 3000 मिलीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे। जो लोड है आपका पी वो आपके पास 140 किलो न्यूटन है, तो 140 इंटू 10⁻³ न्यूटन यानी न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। और यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है यहाँ पे वो अगर आप देखें वो है 200 गीगा पास्कल, तो वो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर हो जाएगा। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आपने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करके देनी है और एक्सटेंशन इन बार फाइंड करके देना है। सोल्यूशन पे आए तो स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन है वो हमारे पास है कि स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2E डिवाइडेड बाय वी, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि सिग्मा आपके पास स्ट्रेस है, ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और वी जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है। तो हमें स्ट्रेस चाहिए। स्ट्रेस के लिए हमारे पास हमें फार्मूला पता है कि स्ट्रेस हमारा होता है लोड पर यूनिट एरिया, और लोड जो यहाँ पे गिवन था वो 140 किलो न्यूटन था, उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 140 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया जो है वो आपके पास ये गिवन है कि 50 बाई 50 mm स्क्वायर का एक मटेरियल है, तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो स्ट्रेस की वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 56 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ यू स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर था तो 56 स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2E, ये गलती से यहाँ पे 3 लिखा गया है, ये 2 है, इंटू E जो है 200 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो है वो आपका क्या हो जाता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ से। तो एरिया हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 50 और लेंथ हमारा 3 मीटर था, तो 3000 मिलीमीटर। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ गई 144 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। सेकेंड हमें फाइंड करना था डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल डिवाइडेड बाय ई। डिफ्लेक्शन या एलोंगेशन जो है हमारे पास बेसिकली, अगर आप देखें आपने स्ट्रेन की जो डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें है कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो वो जो चेंज इन लेंथ है वो बेसिकली हमारे पास एलोंगेशन आ रही है। तो उस फार्मूले से अगर देखें तो हमें स्ट्रेन की जरूरत है और लेंथ की जरूरत है। तो स्ट्रेन अगर देखें तो स्ट्रेन अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रेन हमारा हो जाता है सिग्मा डिवाइडेड बाय ई के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास क्या था, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, लेकिन चेंज इन लेंथ चाहिए थी तो ये लेंथ आपका स्ट्रेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास सिग्मा बाई ई की इक्वल है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो हम सिग्मा फाइंड कर चुके हैं और ई हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं सिग्मा बाई ई मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास हो गया लेंथ। तो सिग्मा की वैल्यू 56 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 3000 डिवाइडेड बाय ई जो है वो 200 इंटू 10⁻³। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका चेंज इन लेंथ आ जाएगा 0.87 mm। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 1। अब अगर प्रॉब्लम नंबर 2 पे आए तो यहाँ पे है कि एन एक्सियल पुल ऑफ 50 किलो न्यूटन is suddenly applied to a steel bar 2 meter long and 1000 millimeter square in cross section. If modulus of elasticity of steel is 200 kilonewton per millimeter square, find maximum instantaneous stress, maximum instantaneous extension and strain energy. अब गिवन डेटा पे अगर आए तो हमारे पास जो लेंथ है वो गिवन है 2 मीटर, जो कि हो जाएगी 2000 मिलीमीटर। लोड जो है वो P इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन,
साथ में ये सडन लिखा हुआ है। सडन क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 50 किलो न्यूटन इज सडनली अप्लाइड। अब इस सडनली अप्लाइड का क्या मतलब है, ये जब सोल्यूशन पे आएंगे तो वहां आपको समझाऊंगा कि सडनली अप्लाइड का क्या मतलब है। एरिया जो है आपका ए जो है 1000 mm² और यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपका 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर। सोल्यूशन पे अगर आए तो हमारे पास सबसे पहले चाहिए था मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो हमारा फार्मूला है वो है नॉर्मली P/A या लोड पर यूनिट एरिया, लेकिन वो हमारा होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। क्योंकि अगर आप देखें जो स्ट्रेस स्ट्रेन का आपका फार्मूला निकलता है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से निकलता है कि आपका ग्रेजुअली जो है वो लोड अप्लाई होता जा रहा है, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपका लोड जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। लेकिन ये जो आपका है यहाँ पे ये आपका सडन अप्लाइड लोड है। तो सडन अप्लाइड लोड पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोड होता है उसको हम 2 टाइम्स लेते हैं। तो 2P/A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2P जो है वो 50 किलो न्यूटन था तो 50 इंटू 10⁻³ और A जो है वो आपका क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 mm² है तो ये 1000, यहाँ से आपकी स्ट्रेस की वैल्यू निकल आएगी 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर आपका मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन आपका आ गया। तो जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन है वो आपके पास क्या है कि यहाँ से अगर आप देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका इक्वल है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर स्ट्रेन निकालना चाहें तो स्ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा और ये ई आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई। सिग्मा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, ये यहाँ पे 100 हो गई डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी 200 इंटू 10⁻³। यहाँ से आपके पास आ गई वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपका यूनिट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, इसलिए इसके साथ आपका यूनिट नहीं होता। या अगर लगाना भी चाहें तो अगर mm में बात चल रही है तो mm पर mm, अगर मीटर में चल रही है तो मीटर पर मीटर, अगर इंचेस में बात चल रही है तो इंच पर इंच आता है। तो यहाँ से अगर आप देखें स्ट्रेन का हमारा रिलेशन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ है, लेकिन हमें क्या चाहिए मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन जो कि चेंज इन लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा दिस एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये स्ट्रेन हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁴ हो गई मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो 2 मीटर यानी 2000 मिलीमीटर हो गई। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू आ गई 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड था स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी अब आप इजीली जो है इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं किया गया क्योंकि ये आपके लिए छोड़ा गया है कि ये आप स्ट्रेन एनर्जी यहाँ से आप इजीली फाइंड कर लें। U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2E इंटू वी। सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 100 E की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 200 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया भी गिवन है क्वेश्चन में और लेंथ भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इन सब की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी जो है वो निकल आएगी। अब बात आई आपकी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडनली अप्लाइड लोड पे। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में आपने जो है सिग्मा यानी स्ट्रेस जो है वो P/A आपका आता है, और जो सडनली अप्लाइड लोड है उस केस में आपने क्या करना है स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स P/A के इक्वल होगा। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल्स थे इस स्ट्रेन एनर्जी के टॉपिक से रिलेटेड। फिर इसके बाद आपका जो लास्ट एक टॉपिक है इस लेक्चर का वो है स्ट्रेसेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग। आपके पास एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड था, एक आपके पास सडन लोड हो गया, एक आपका इम्पैक्ट लोड हो गया। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में हमने कहा कि उसमें जो स्ट्रेस है वो P/A की इक्वल होता है। सडन अप्लाइड लोड में हमने कहा कि वो स्ट्रेस जो है वो 2P/A की इक्वल होता है। तो इम्पैक्ट लोड के केस में हमारे पास जो स्ट्रेस होगी स्ट्रेस का की जो वैल्यू होगी या जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू इम्पैक्ट लोड्स। जो आपके पास इम्पैक्ट लोड्स होते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो किसी मटेरियल में तो वो आपके पास स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोड हैं। जैसा कि दैट इज लोड फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट आर टर्म्ड एज स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोड।
जो फ्रीली फ्रॉम हाइट जो आपके पास लोड आता है, यानी कोई चीज अगर आप ऊपर से छोड़ दें तो वो जो आपकी किसी जमीन पे या किसी भी चीज पे गिरेगा तो वो जो आपके पास उसकी वजह से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, तो वो आपके पास स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोड होगा। ये आपके पास एक फिगर समझा दी गई है क्योंकि ये टर्म्स आपकी आगे फार्मूले में यूज हो रही हैं कि एक कोई भी आपके पास एक बॉडी है, अगर आप देखें ये आपके पास लेट सपोज एक रॉड है और ये उसका कॉलर है, ठीक है। यहां से आपने क्या किया, ये एक लोड यानी इसकी जो लेंथ है, इस रॉड की लेंथ है वो आपके पास एल है। यहां से आपने क्या किया कि आपने एक लोड जो है एच डिस्टेंस या एच हाइट से जो है यहाँ से एक लोड फ्रीली फॉल किया, इस पे आया। तो जब ये लोड आपका यहाँ से फ्रीली फॉल कॉलर पे आया तो उसकी वजह से जो एलोंगेशन हमारे पास आई, ठीक है, तो वो आपका लेट सपोज अगर लोड आया तो लोड की वजह से ये थोड़ा सा इसमें एलोंगेशन आई, तो वो यहाँ पे ये शो कर दी गई है, ये डॉटेड। तो इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रेसेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोड है उसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो वो हमारे पास है सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए प्लस माइनस अंडर द रूट पी स्क्वेयर पी बाई ए होल स्क्वेयर प्लस 2 EPH डिवाइडेड बाई ए एल। ये हमारे पास ये जो रिलेशन है ये बेसिकली स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोड के लिए हम जो स्ट्रेस निकालेंगे वो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि ये देखें इस रिलेशन में आपके पास यहाँ प्लस माइनस है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ प्लस वाले को कंसिडर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ जाएंगी, पी बाई ए प्लस अंडर द रूट पी बाई ए स्क्वेयर प्लस 2 EPH डिवाइडेड बाई ए एल, वेयर पी जो है वो आपका लोड फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट है, ए एरिया ऑफ रॉड है, ई जो है यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एच जो है वो हाइट ऑफ फॉल है और एल जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ रॉड है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो है आपके पास डिफाइन हो चुकी हैं। तो अगर आपके पास इम्पैक्ट लोड हो तो उस केस में अगर आपने स्ट्रेस निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे, अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो वो आपका सिंपल पी बाई ए आ जाएगा, और अगर सडन लोड है तो उसमें 2 टाइम्स पी बाई ए आ जाएगा। थैंक यू, ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।